लॉ को पास कैसे करें, चलिए तो डिस्कस करते हैं लॉ को पास कैसे करें। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ इस चीज की। आई वॉन्ट यू टू कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू कि जी आ, आप लोग ना माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजरें बन सक जाए। पाकिस्तान में ये भी मसला है कि हमें नजर लग जाती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि भाई आप बहुत कोई किस्मत वाली अटेम्प्ट वाले हैं। इतनी अटेम्प्टों के बाद उसको ख्याल आया कि एक तो मैं दोबारा से इसको 2 पेपर बना देता हूँ, और दूसरा उसको ये ख्याल आया, इतना उसको रहम भी आया कि उसने इतना कुछ आपकी बुक में से जो हम पढ़ाते होते थे निकाल दिया। पढ़ना ही नहीं अब, सिलेबस में नहीं है। और जो चीजें ऐड की, सबसे किस्मत वाले आप इसमें हैं, जो चीजें ऐड की हैं तो आजकल की दुनिया के लिए बहुत रेलेवेंट है। पिछले वालों ने नहीं पढ़ी, हालांकि सबको बातें पता होनी चाहिए। जब से इमरान खान आया, मनी लॉन्ड्रिंग, बायोमेट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यू आर वेरी लकी। फिर उसके बाद सबसे बड़ी बात, एक तो सिलेबस आधा हो गया, फिर और उसको कट डाउन किया, और फिर इस मरतबा क्योंकि दोनों के पेपर्स अभी भी कॉम्बिनेशन गेज में चल रहे हैं, अभी भी नई स्कीम में ना कॉम्बिनेशन बनाना बड़ा मुश्किल है। तो द बेस्ट थिंग इज कि ये इस मरतबा छुट्टियां भी बहुत है, तो अच्छी तरह से आपकी तैयारी में इस मतलब कोई कसर नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली 100% बच्चे तो अभी भी पास नहीं करने, उसने उसने एक रीजनेबल अमाउंट को पास करना है। तो आपकी तैयारी इतनी अच्छी होनी चाहिए इस मरतबा कि आप खुद ही को कहेंगे यार मरियम तू तो पास है ना यार। ठीक है, आमना जब पेपर देके आए, मलिहा देके आए, मरियम देके आए, मैं इनका नाम सिर्फ इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मुझे नजर इनका सिर्फ नाम आ रहा है, लेकिन ये बात सबके लिए है, अब्दुल्ला के लिए भी है, उमैस के लिए भी है। ठीक है, ऐसे आप लोगों ने इस वक्त तैयारी करनी है कि आप पेपर देते कहेंगे यार ये भी कोई पेपर था। ठीक है, ऊपर से एमसीक्यू ज्यादा नहीं है, काफी सारा उसने आपको काम कर देना है। और फिर पिछली मरतबा से उसने किताब बहुत आसान कर दी। अगर आपने नोट किया हो, और आई कैप की वेबसाइट पे जैसे ऑडिट का मैंने भी खोला हुआ था, बाकी जितने भी तकरीबन सब्जेक्ट्स है ना, उनमें स्टडी टेक्स्ट होती है और साथ क्वेश्चन बैंक होता है। बी लॉ के पेपर में आपको क्वेश्चन बैंक साथ नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये स्टडी टेक्स्ट है और बस स्टडी टेक्स्ट है, क्वेश्चन बैंक की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसने पास पेपर्स के सारे सवाल स्टडी टेक्स्ट में डाल दिए। ठीक है, तो पहली बात ये कि आपने तैयारी, अगर अभी तक अपने आप को मुबारकबाद नहीं दी, अब आपने बहुत हौसले के साथ, बड़ी खुशी के साथ तैयारी करनी है। ठीक है, बहुत ही किस्मत वाले आप, और कोई रीजन नहीं है इस अटेम्प्ट में फेल होने की, अल्लाह ने आपके साथ है। ठीक है, फिर जब भी सिलेबस चेंज होता है और नई स्कीम होती है और नई अटेम्प्ट होती है ना, तो राज की बात यह है कि पेपर भी हमेशा आसान होता है। एग्जामिनर ने भी सोचा होता है कहाँ कहाँ पे ट्विस्ट एंड टर्न मारना। तो प्लीज प्राइम कोशिश ये कि पेपर पास होना चाहिए। ठीक है, अब हम स्ट्रैटेजी की तरफ चलते हैं। जैसे पहला सवाल ही आया कि बस पेपर पास कैसे करना, तो सबसे पहली बात ये बच्चों कि दुनिया में जो भी काम करें ना, जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में, वो कहते हैं कि जब हम पहली मरतबा जो भी काम करते हैं ना, हम पहली मरतबा बहुत अच्छा करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्योंकि पहली मरतबा अगर वो सही तरह नहीं किया तो दोबारा कहाँ टाइम मिलना उसको करने का। तो द फर्स्ट एंड प्राइमरी प्रेफरेंस कोई भी काम करते हुए, सिर्फ पढ़ाई नहीं, कोई भी काम करते हुए इस ये कि आप अपनी बेस्ट पॉसिबल एफर्ट से करें। दिल नहीं भी कर रहा तो दिल को कहीं कोई नहीं यार अब करना तो है, चलो फिर अच्छे ही कर लो। आज तक कौन ऐसा पैदा हुआ है, शायद कोई कम ही लोग होंगे दुनिया में जिनको पढ़ाई का शौक होता है, वरना हम सब मजबूरन नहीं कर रहे होते, इंक्लूसिव ऑफ मी। बहुत कम लोग हैं दुनिया में जो खुद ही इनिशिएटिव लेके पढ़े होते। तो दूसरी बात आपने ये याद रखनी है कि परफेक्ट तैयारी कुछ नहीं होती। आज तक कोई जिनको पढ़ने का खुद से भी बहुत शौक हो, आई डोंट थिंक मैं आज तक किसी ऐसे बंदे से मिली हूं या मिलूंगी जो कहे कि यार मेरा तो बड़ा दिल कर रहा है एग्जाम देने का, कब है एग्जाम, आ क्यों नहीं रहा, फौरन से मेरा एग्जाम नहीं। आज तक जिंदगी में आप टॉपर रहे हैं, आप पुअर स्टूडेंट रहे हैं, आप एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, जो मर्जी स्टूडेंट रहे हैं ना,
हर स्टूडेंट का आखिरी दिन टाइम पे यही दिल होता है कि यार एग्जाम 1 घंटा और लेट हो जाए, एक दिन और मिल जाए, फिर और अच्छी तैयारी हो जाए। वो तसल्ली, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता। और फिर खुदा न खास्ता आज तक ना दिल किया है और ना ही करेगा कि पेपर दें, मजबूरन अपने आप को घसीट के लेके जा रहे होते हैं, यार अब देना तो है ना, अभी तैयारी की है, चलो अब घर वालों ने फीस दी है, जूते पड़ेंगे, चलो दे ही देते हैं, ऐसे है ना। तो पहली बात ये बड़ी इंपॉर्टेंट है जी सीए के लिए, बहुत से लोगों के लिए ऑब्वियस नहीं होता। खास तौर पे ये मैं आपको जो बातें बता रही हूँ इसलिए बता रही हूँ कि कैफ के एंड तक और स्पेशली सी फैप में सीए का जो बाकी लेवल है, आपने देखा सीए उतना ही मुश्किल है जितना कोई भी, आप इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, कोई भी प्रोफेशन उठाते, आईटी में कुछ पढ़ लेते, तो मुश्किल तो सब कुछ होता भाई। आसान अगर आपको आता होता तो फिर तो मसला ही क्या था। पढ़ाई तो हर जगह पढ़ाई है, बेशक वो जो मर्जी आप फैशन डिजाइनर भी होते तो उसमें आपको चीजें सीखनी पड़ती, करनी पड़ती, कुछ डिफिकल्ट। तो पहली बात यह है कि सीए में ना अक्सर स्टूडेंट्स मैंने देखा है अटेम्प्ट्स, क्योंकि अब ऑप्शनल हुई नहीं है, बेशक 2 पेपर देने हैं, लेकिन सी फैप में स्पेशली तसल्ली नहीं हो रही यार, और सी फैप में सिलेबस बहुत ज्यादा, और इस लेवल पे भी यार तसल्ली नहीं हो रही, अगली मरतबा दे देंगे ना, कोई ना कोई बहाना कर देते हैं टाइम। तो प्लीज पहली बात ये याद रखें, कुछ बहुत कम लोग होते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं इनके लिए बात ऑब्वियस नहीं होती, वो 100% चीजें करने की कोशिश कर रहे होते हैं। याद रखें कि 100% तैयारी कुछ नहीं होती, और आप जितनी अच्छी तैयारी कर रहे हैं आपको आखिरी दिन सब कुछ याद नहीं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इस चीज से बिल्ड किया करें। लॉ में ना और थ्योरी में स्पेशली मैंने देखा बच्चे शुरू में किताब पहले 2-3 दिन इस क्लास में उठाते हैं ना, चेहरे लटके होते हैं, मिस ये कैसे करना है, मिस इसको कितना याद करें, ये 100% रट्टा बनाना है, रट्टे का सवाल आएगा। तो आई एम श्योर अब तक यू आर ऑल वेरी मच रीजनेबली यू नो कि रट्टे का सवाल बी लॉ के अंदर नहीं आता होता, सिनेरियो बेस्ड आता है यूजुअली, और सिनेरियो में लिखना आपने लॉ ही है, लेकिन लाइक आई सेड किसी को परफेक्टली किताब 100% याद नहीं होगी। तो अगर आपको 100% याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल हैं, आप शुक्र अदा करें अल्लाह मियां का कि आप नॉर्मल हैं, ठीक है। क्या याद होना चाहिए, कीवर्ड्स लॉ के, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड क्या होता है, एग्रीमेंट में क्या फर्क है, वॉइडेबल क्या है, इसकी अंग्रेजी नहीं बदलनी। अब आप, मैं अक्सर बच्चों को जब लॉ पढ़ा रही होती हूँ, अभी हमने डिवीजन भी की, आखिरी महीने में यूजली हम रिविजन भी साथ कर रहे होते हैं, तो आपने डेफिनेशंस देखी हैं, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम समथिंग with an objective to obtain the assent and the willingness of other, इस तरह की अंग्रेजियां चल रही होती हैं। और स्पेशली जो टॉपिक्स आपकी बुक में नए ऐड हुए हैं, एएफटी, आर्बिट्रेशन, फिर उसके अलावा कंपटीशन एक्ट, आपने देखा उसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा, टू मनी पॉइंट्स टू लर्न, लेकिन कंपटीशन में अगर आपने नोट किया हो मिलते जुलते पॉइंट्स हैं। आर्बिट्रेशन अगर आपने देखा हो, उसने ना अनफॉर्चुनेट क्योंकि नए टॉपिक्स ऐड किया ना, उसने जल्दी में ना जो आपकी पुराने टॉपिक्स है ना उनमें लॉ की आसान जुबान इस्तेमाल की, आसान अंग्रेजी में वो चीजें एक्सप्लेन की, लेकिन जैसे आपने लॉ में डेफिनेशंस देखी हैं वो थोड़ी घुमा के होती हैं, कॉमास और लंबे लंबे लफ्जों के साथ। इसी तरह उसने जो रिसेंट टॉपिक्स ऐड किए ना उसने एज इट इज लॉ उठाया, आप उस जुबान को सादा कर लें, उसमें से कुछ वर्ड्स काट दें आसानी के लिए। जैसे मैं अपने बच्चों से अक्सर कहती हूँ टू डू और एब्सटेन फ्रॉम समथिंग की जगह आप लिखते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग, मतलब वही है भाई, ठीक है। तो पहली बात तो डेफिनेशंस कम आती है लेकिन आ सकते हैं, और वैसे भी याद करनी होती है, तो आप उसको सिंप्लीफाई कर लें, थोड़ा सीक्वेंस चेंज कर लें। ज्यादातर चीजों को पार्ट्स में, जैसे आर्बिट्रेशन के इतने लंबे पॉइंट्स हैं, उसको एक पैराग्राफ में 10 पॉइंट्स लिख दिया, पार्ट्स में 10 जुमले करके याद करने के, यार आर्बिट्रेटर से नहीं हुआ, या इवन नंबर नहीं है तो ऑड नंबर हो, ऑड नंबर नहीं है तो एम्पायर, इतने अरसे में नहीं हुआ तो एम्पायर रख लें, एम्पायर ने फिर ये करना है, ठीक है। तो आप उसको सिंपल करके आसान करें अपनी जिंदगी, और उसके लिए आपको किसी के नोट्स की जरूरत नहीं है, आप अपनी किताब के ऊपर बस ये जो आखिरी चैप्टर है उसमें कटआउट्स करें, अल्लाह अल्लाह खैर सब, ठीक है, कोई टाइम नहीं लगेगा आपको। अच्छा जी, अब लाइक आई सेड बहुत सारे टॉपिक्स, सबसे पहला सवाल बच्चों का ये होता है कितनी प्रैक्टिस करें, कैसे पास करें। जैसे अभी क्लास के शुरू में किसी ने कहा
तो जब से ये दोनों सब्जेक्ट्स मर्ज हुए थे, कंपनी लॉ और एम लॉ के, सबसे कम पासिंग रिजल्ट सिवाय पिछले 2 अटेम्प्ट्स में हमेशा सबसे कम पासिंग रिजल्ट लॉ का होता था। वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, दोनों सब्जेक्ट्स में कोई मिलती जुलती मुशाबहत नहीं थी, और फिर शुरू में कैफ के बिल्कुल शुरू में एकदम से झटका लगता था, इतना सिलेबस। अब एएफसी से आप पार्टी करते हुए आते हैं और फिर पता चलता था इतना याद करना, बहुत से लोगों से मैनेज नहीं होता था इको के साथ, इंट्रो के साथ। अकाउंटिंग की बुला भी पहली मरतबा आपके सामने आई होती है तो अकाउंटिंग को आप सीरियसली ले रहे होते हैं, हालांकि वो ज्यादा मुश्किल है। और थ्योरी को जी मैं जिले में ये भी अभी डिस्कस करूंगी। तो बच्चों थ्योरी में सबसे पहली बात तो ये डिस्कस कर लेते हैं ना, फेलियर क्यों है। पिछले 4 महीनों में आप में से बहुत कम लोगों ने लेक्चर के साथ साथ चीजें याद की होंगी, लेकिन न्यूमेरिकल रोज प्रैक्टिस किया होगा कि यार कि आज मैंने किया तो कल लेक्चर में कुछ नहीं समझ लगी, सर का मुंह देख रहे होंगे कि सर क्या कह रहे हैं, और 2 दिन बाद तो बिल्कुल ही लेक्चर सर के ऊपर से शू करके गुजरा होगा। तो अब तो वो टाइम तो गुजर गया ना, वो प्रैक्टिस तो हम दोबारा नहीं कर सकते। और ये बात लिख लें कि जैसे न्यूमेरिकल में, मैथ्स के पेपर में, अकाउंटिंग के पेपर में आपको पता होता है कि यार सवाल हाथ से ना किया तो जितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, ये पेपर में नहीं सॉल्व होने वाला। ये बात लिख लें कि बिजनेस लॉ के पेपर के अंदर सवाल हाथ से लिख के ना किया तो पेपर में ना आप ये सोचते हैं यार ये मुझे आता तो है लेकिन वैसे नहीं लिखा जा रहा जैसे मैं सोच रहा था, तसल्ली नहीं हो रही। और जो सबसे बड़ी रीजन पिछले से पिछले सेशन में जो सबसे पहले बच्चे, मेरे क्लास के बच्चे पेपर के बाद आके मुझे मैसेज करते हैं, वो कहते हैं मिस शुक्र है आपने चैट बॉक्स में इतना जवाब लिखवाया था, इतना लिखवाया था ना कि पेपर हमें हलवा लगा, ड्राफ्टिंग इतनी आसान हो गई ना कि बस। तो बिजनेस लॉ के पेपर में एम लॉ जो पहले होता था, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्टी बच्चे फेस करते हैं वो ये नहीं कि किताब नहीं आती, किताब बड़ी कंसेप्चुअल है, सवाल कंसेप्चुअल है, मसला ये आ रहा होता है। और मेरी क्लास में भी जैसे इकरा रऊफ इस वक्त मेरी क्लास की है, जब मैं पहले महीने में रिवीजन रोज क्लास के शुरू में और सवाल पूछ रही होती हूँ तो सिनेरियो का ना बच्चे बिल्कुल सही जवाब देते हैं, आधी लाइन का नहीं ऐसे नहीं हो सकता, फिर थोड़े से और बेहतर होते हैं, पूरी एक लाइन लिखते हैं ऐसे नहीं हो सकता, लॉ में ये लिखा होता बात होता। मसला क्या आता है जब हम सोल्यूशन को, जो आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना आपके चैप्टर्स में, जब उसका सोल्यूशन देखते हैं वो 4 लाइनों का होता है। तो स्किल सबसे बड़ी जो बिजनेस लॉ में है वो ये नहीं कि आपने याद से किया कि नहीं, याद करने को अब उसने किताब में छोड़ा ही कुछ नहीं, बहुत ही छोटी हो गई आपकी किताब। वो जो बाकी सारा वॉल्यूम है ना किताब का, वो सारी एग्जांपल्स हैं इलस्ट्रेटिव या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन। किताब में याद करने वाला अल्हम्दुलिल्लाह उसने थोड़ा सा ही छोड़ा। सबसे बड़ी स्किल बिजनेस लॉ के अंदर वो एक लाइन का जो जवाब है ना उसको 4 लाइन में टेक्निकली प्रोफेशनली कैसे प्रेजेंट करना, उसमें लॉ की लीगल टर्म्स डाल के लॉ को कैसे कोट करना है। तो ज़िले हुमा सिनेरियो अटेम्प्ट करने का बहुत ही आसान तरीका है। सिंपली जो भी सिनेरियो आपको पता है, जिस भी टॉपिक का है, आप पहले लिखें जी लॉ में ये लिखा हुआ है, और फिर सिंपली अपना कंक्लूजन दे दें कि फिर अगर आतिफ ने आबिद के साथ ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं की तो ये ठीक है कि नहीं, एंड ऑफ स्टोरी। लिखना बहुत आसान है लेकिन आ नहीं रहा होता, और मैंने बताया कि सब लोग आंसर ठीक दे रहे होते हैं लेकिन एक जुमले में, ये नहीं। अब आप प्रोफेशनल एक लेवल पर आए हैं, सीए कर रहे हैं, ठीक है, तो कल को वो जो सीए के पर्क्स हैं, वो सैलरीज, वो चीजें कमाने के लिए भी प्रोफेशनल, सब कुछ प्रोफेशनल नजर आना चाहिए। जवाब भी कल को आपने सीएफओ को, मैनेजमेंट को, डायरेक्टर्स को इम्प्रेस करना है, तो एक जुमले में तो अगर आप इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे तो वो तो नहीं होगा। तो अभी आप एग्जामिनर को इम्प्रेस करने की आदत डालें तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उधर तक भी पहुंचेंगे। अच्छा जी, अब दूसरी बात, ये बात याद रखिए, मैंने आपको रीजन फॉर फेलियर सबसे पहले बता दिया, अब सक्सेस को डिस्कस करते हैं। सीए में अक्सर बच्चे गलती करते हैं क्योंकि एफएससी तक, जी बिल्कुल, सो ये वैसे नहीं, सीए में अभी तक, सीए में आने से पहले तक, एफएससी तक, मैट्रिक तक, बचपन से हमने क्या पढ़ा होता है, मिस या सर हमेशा क्लास में चैप्टर 1 से शुरू करते हैं और चैप्टर 10 तक जाते हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं हमेशा सीक्वेंस में चैप्टर्स करते हैं, पढ़ाते हैं। लेकिन
न्यूमेरिकल के टॉपिक्स शायद फिर भी आप इस तरह पढ़ते हो, थ्योरेटिकल में या किसी भी, आप क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हैं, आप इंडिया के साथ जंग लड़ने जा रहे हैं, आप आई कैप के एग्जामिनर के खिलाफ हॉल में बैठे हैं, तो ये बात याद रखें कि हो सकता है जिसके साथ क्रिकेट खेल रहे हैं उसकी बॉलिंग स्ट्रांग हो सकता है उसकी बैटिंग अच्छी हो सकता है दोनों में चीजों में अच्छा हो, फील्डिंग में अच्छी करता हो, तो आपने भी उस लेवल की तैयारी करनी है, आपने भी उस तरह का ऑफेंसिव प्रिपेयर करना है। आपके नहीं जी मेरी तो बस बैटिंग बहुत अच्छी है, मैं तो बैटिंग के सर पे जीत जाऊंगा, तो चांस है, हो सकता है आप ना जीतो, हो सकता है उसकी बैटिंग भी बहुत अच्छी हो, बॉलिंग उससे भी ज्यादा अच्छी हो, पहले बॉल पे आपको उड़ा दे, ठीक है। इसी तरह जंग में आप पूरी रात तलवार से प्रैक्टिस करते रहे, सुबह गए सामने उसे टैंक खड़ा करके, ठीक है। तो आई कैप में भी जो सबसे बड़ा रीजन ऑफ फेलियर है वो ये कि बच्चे अपनी मर्जी की तैयारी करके जाते हैं और पेपर एग्जामिनर ने अपनी मर्जी का देना होता है, वहां जाके बच सकता है ये क्या आ गए हैं, और आप कहते हैं मैंने तो बड़ी अच्छी तैयारी की थी, पता नहीं मेरे पीछे पड़ गया है, पता नहीं मुझे नजर लग गई है, मेरे पेपर नहीं पास होते सीए के एग्जामिनर जो है ना वो, तो एग्जामिनर के पास ना आपका रोल नंबर जाता है ना आपकी तस्वीर जाती है, उसमें सिर्फ आपका, और सोल्यूशन भी वो इतना कोशिश करते हैं कि अनबायस चेक करें, कि वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 सारे बच्चों का एक एग्जामिनर चेक करेगा, ताकि एक जैसा चेक हो सबका, कोई ये ना देखे जी मेरा पेपर किसी लेनियन मार्कर ने किया है उस मुझे ज्यादा नंबर मिल गए फलाने को कम मिले, सबका एक सवाल एक बंदा चेक करता है, ठीक है। तो शारिया ने सबसे पहले कहा कि मुझे फेलियर से डर लगता है, ठीक है। तो तो शारिया सबसे पहले तो ये बात याद रखें कि आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसको डर ना लगता हो ही नहीं सकता ना, ये हमारी एक इंटरनल, और ये बड़ी अच्छी चीज अल्लाह ने हमें रखी है, अगर हम डरते ना हो तो आग लगी हुई और हम आग के बीच में से गुजर जाए, ऑब्वियसली उसे डर लग रहा होता है ना, बचपन से सिखाया होता है कि भाई ये आग है इसमें से नहीं गुजरना जल जाओगे, ठीक है। तो पहली बात ये कि फेलियर को रिकग्नाइज करना और फील करना बड़ी ह्यूमन क्वालिटी, और मैंने अक्सर ये देखा है सीए में बहुत से बच्चों के, और खासतौर पर पाकिस्तान में बहुत से बच्चे एग्जाम से, वो जैसे कोरोना में बहुत से लोग डर से ही मर गए, कोरोना नहीं हुआ दहशत से ही मर गए कि भाई कोरोना हो गया तो अब तो गए, ठीक है। तो जी मैं अब आहिस्ता आहिस्ता सबके क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्कस करती हूँ। तो पहली बात ये कि शारिया सिर्फ आपको डर नहीं लग रहा, वो टीचर को भी डर लग रहा है यार पता नहीं कितने पास होंगे कितने नहीं, सब बच्चों को डर लग रहा है, वेरी नॉर्मल, और होना चाहिए। अगर ये डर नहीं होगा, ठीक है, अगर ये डर नहीं होगा तो आप कैसे तैयारी, अगर आपको परेशानी नहीं है कि यार मैं फेल हो जाऊंगा तो आप तैयारी क्यों करेंगे, हम कोई भी काम नहीं करते जब तक हमें परेशानी नहीं होती, तो आप इसको फील करें, आपके हाँ आप अपने आप को बताएं, अपने माइंड को बताएं कि हाँ जी मुझे डर लग रहा है और फिर भी मैंने ये करना है, हो जाऊंगी फेल देखी जाएगी, अभी हुए तो नहीं ना। मसला पता है क्या होता है शारिया, ठीक है, मसला ये होता है कि हम हाँ, फेल होने से डर नहीं रहे होते, ठीक है, हम इस चीज से डर रहे होते हैं, ओवर थिंक कर रहे होते हैं, फेल हो जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, घर वाले क्या करेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फ्रेंड्स क्या कहेंगे, आप वो सोच सोच के अपने आप को परेशान करेंगे। आप कहें ठीक है यार हो जाऊंगी फेल, देख लूंगी, मैं तैयारी कर रही हूँ बस, आप फील करें इस फियर को और आप इसको ओवरकम करें, मेंटल रेजिलियंस बिल्ड करें, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, एवरीबॉडी इज स्केयर्ड, और अच्छी बात है, इसको पॉजिटिवली लें कि आपको डर लग रहा है, लेकिन फिर भी आप ये करेंगी, और ये वो जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है ना उसको छोड़ दें, ठीक है। जी ईमान बिल्कुल आ सकता है, ओवर थिंकिंग का प्रोसेस छोड़ दें कि फेलियर के बाद ही हम सोचना शुरू कर देते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा वो हो जाएगा। आप बस अपने आप को ये बताएं कि आज तक अगर जिंदगी में ऑब्वियसली आप में से कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, तो कुछ बच्चे सोच होंगे कि मैं इतना टाइम इस टॉपिक पे क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि सीए में कुछ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी एंड में डिप्रेशन का शिकार होता, उल्टियां लगी हुई है, बुखार हुआ है, ठीक है, विच इज नॉट हेल्दी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम। आप अपने आप को बताएं कि जिंदगी में आप सबसे कोई ना कोई गलती आज तक हुई होगी जिस पर अम्मा अब्बा से पड़ी होंगी, ठीक है, लेकिन उसके बाद जिंदगी नॉर्मल हो गई ना, दोबारा चलना शुरू हो गई, तो उन्होंने आपको घर से तो नहीं निकाल दिया, आपके दोस्तों ने आपसे मिलना, आपके बहन भाई ने आपसे बात करी तो नहीं छोड़ दी, ठीक है।
फेलियर इज नॉर्मल। मैं भी आईकैप के एग्जाम में फेल हुई हूँ, ठीक है, कुछ नहीं होता, जिंदा रहते हैं सारे। तो पहले आप अपने आप को बताएंगे यार आई एम स्केयर्ड, लेकिन कुछ नहीं होगा, देखी जाएगी। ओवर थिंक मत करेंगे उसके बाद क्या क्या होगा, ठीक है। अच्छा जी, और ये बात सबके लिए है। उसके बाद अब इस सवाल पर आते हैं। सिनेरियो का आंसर में क्वेश्चन को भी थोड़ा डिस्कस करना होता है, या फिर पहले लीगल प्रोविजन लिखे फिर कंक्लूजन। मलिहा ऑब्वियसली आप क्वेश्चन को डिस्कस करें ना, पहले आपने जब लीगल प्रोविजन लिखी उसके नीचे जैसे मैंने मेंशन किया कि आप फिर क्वेश्चन में लिखा होता है कि आतिफ ने आबिद के साथ ये ट्रांजैक्शन की, तो ये क्या ये लीगली वैलिड है कि नहीं है। तो नीचे आप फिर सवाल का ही हवाला देंगे कि फिर आतिफ ने आबिद के साथ जो भी ट्रांजैक्शन की, आपसे उसका क्वेश्चन को आंसर में डिस्कस करेंगे उन नामों को, ठीक है। अच्छा, अब ये किसने लिखा भाई, मूसा ने लिखा है कि पास पेपर्स के क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं है, तो एग्जाम में भी इतने आसान सवाल आएंगे। जी बिल्कुल मूसा, एग्जाम में भी इतने आसान होंगे, ठीक है। तो मूसा अब आपको जो बहुत आसान सवाल लगते हैं ना, जैसे मैंने कहा कि जवाब तो सबको आ रहा होता है, लेकिन एक लाइन का आपने मूसा ये करना है कि आपने लिख के, कम से कम सब लोगों ने जी रोज 3 सवाल लिख के सॉल्व करना है। लिखेंगे नहीं ना तो आप कभी भी 4 लाइन का आंसर नहीं दे सकते। और फिर कंपेयर करना है कि बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चन का आंसर था मैं कितना उस तक उतना लिख पाया। अब अगला सवाल बच्चों का होता है कितने पेपर सॉल्व करें। तो क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चंस मैटर नहीं करता, क्वालिटी ऑफ योर आंसर मैटर करता है। पहली बात मैं बच्चों से हमेशा ये कहती हूँ कि जी ये जो आईकैप की वेबसाइट है ना, आईकैप तो 1961 या 64 में बना था, तब तक के पेपर्स हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने वेबसाइट पे क्यों नहीं लगाए, बिकॉज दे आर नॉट रेलिवेंट। इसी तरह ये बिजनेस लॉ के अंदर आप देख रहे हैं कि वेबसाइट पे आईकैप के सिर्फ 2018 से ऑनवर्ड्स पेपर पड़े होते हैं, ठीक है। तो आपने सिर्फ इतने इस्तेमाल करने हैं, और इनमें भी बहुत से क्वेश्चंस हैं अब जो आपके सिलेबस में से निकल गए हैं। तो अगर आपको ऐसा सवाल पढ़े पास पेपर्स के अंदर जो आपको लगे कि यार ये क्या लिखा हुआ है, मटीरियल ऑल्टरेशन क्या होती है, आप बुक की ग्लॉसरी खोलें, बुक में भी अगर कोई टर्म नहीं लिखी हुई ग्लॉसरी के अंदर, तो आप समझ जाए कि सिलेबस से अल्लाह का शुक्र है गॉन, ठीक है। तो इसीलिए उसने क्वेश्चन बैंक मर्ज कर दिया है आपके बुक के साथ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चंस पास पेपर्स के इरेलेवेंट थे। However, you can use this to practice MCQs, लेकिन MCQs में से भी कुछ MCQs निकल गए हैं सिलेबस में से। तो पहली बात तो ये कितने सवाल प्रैक्टिस करें जी, आप सिर्फ किताब के अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अच्छे कर लें, रिसेंट कोई 3-4 पेपर ही कर लें, मोर देन इनफ, मोर देन इनफ, ठीक है। लेकिन लाइक आई सेड पूरा लिखना है, उसको कंपेयर करना है, और ये देखना है कि आपका सोल्यूशन कितना सही या गलत है। 100% मैच नहीं करेगा, और नहीं करेगा, करना भी नहीं चाहिए ना, ठीक है। अच्छा जी, तो सुहेब ने प्रॉब्लली पूछा कि 100% स्टूडेंट्स पास नहीं होते, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है ना। मैं हमेशा बच्चों को शुरू में बताती हूँ कि देखें जी सीएसएस मुकाबले का इम्तिहान है, हर साल मेरिट पे सिर्फ चंद बच्चे आते हैं, हालांकि पूरे मुल्क से लोग इम्तिहान देते हैं। आर्मी में पूरे मुल्क से सबको जाने का शौक होता है, लेकिन वो सबको नहीं रख सकते। आईकैप में भी अगर वो सबको पास करना शुरू हो गए तो फिर आपको नौकरी पे इतने पैसे कौन देगा। अगर हर बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो हमें पैसे कौन देगा, उन्होंने कहेंगे हम किसी और से काम करा लेते। तो यू अंडरस्टैंड, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, डिमांड और सप्लाई पढ़ा है, तो उनको सप्लाई के लिए जितनी डिमांड है सब उतनी चाहिए, और बनने भी सब वही लोग चाहिए ना जो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो सीएसएस में जा रहे हैं, चाहे वो आर्मी में जा रहे हैं, चाहे वो सीए बन रहे हैं। जो चीज भी हासिल करने के काबिल है और कोई बड़ी चीज है, उसके लिए फिर जो सबसे ज्यादा मेहनत करेंगे वो ही जाने चाहिए ना उसमें। तो इसमें अक्सर बच्चों की ये अगला सवाल ये होता है कि इसका मतलब ये कि उसने 50 मार्क्स पे हमें फेल कर दिया होगा, हमारे 50 से ज्यादा आए उसे फेल, ऐसे नहीं करता। वो उल्टी स्ट्रैटेजी लगाता है, वो मार्किंग इतनी स्ट्रिक्ट कर देता है कि 50 आपके आते नहीं। ये कभी नहीं होता कि 50 आए वो पास ना करे, ये नहीं होता, वो 50 आने ही नहीं देते। अच्छा जी, तो मैं अभी इसी तरफ आ रही हूँ कि कौन से चैप्टर्स पहले तैयार करें और कौन से बाद में, ठीक है। लास्ट 3 चैप्टर्स में से ईमान बिल्कुल सिनेरियो बेस्ड आ सकता है, लेकिन अभी ना बिल्कुल इनिशियल लेवल पे सिनेरियो बेस्ड आएगा। लास्ट 3 चैप्टर्स में आप लोगों ने नोट किया होगा, स्पेशली कंपटीशन एक्ट के अंदर,
कि जो इसकी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है ना, उसमें वो ऊपर सिनेरियो देता है कि कंपनी एक्स ने इस तरह से इश्तिहार और ये किया, और फिर नीचे वही रटे के पॉइंट्स लिख देता। तो सवाल में भी सिनेरियो कैसे आएंगे कि वो सिनेरियो क्रिएट करके आपने जवाब में वही रटे के पॉइंट्स लिखने होंगे। तो खास वैसे भी लॉ में मुझे नहीं लगता वो खास सिनेरियो होता है, वही लॉ की प्रोविजन लिख के आपने थोड़ा बहुत डिसाइड करके बताना होता है जी। तो फेल वो होते हैं अहमद जिनकी तैयारी ऑब्वियसली उतनी अच्छी नहीं होती जितनी टॉप के लोगों की। फॉर एग्जांपल उन्हें 200 लोगों को पास करना है, तो वो देखेंगे हाईएस्ट 200 जिन लोगों के जिन लोगों की सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है, इतनी स्ट्रिक्ट मार्किंग करेगा कि मुश्किल से 200 नंबर, शायद 150 भी सिर्फ 50 आए। ठीक है जी, बिल्कुल ईमान। अभी मॉडल पेपर में और अभी एग्जामिनर को भी अभी वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा कंसेप्चुअल सवालों की तरफ जाएगा। अभी वो खुद भी, मैंने आपको बताया कि उसने एज इट इज लॉ को प्रिंट कर दिया है और इसकी एग्जाम्पल्स भी बहुत बेसिक रटे की हैं और सवाल भी बहुत बेसिक आएगा। अभी आखिरी तीन जो चैप्टर्स ऐड हुए हैं उनमें ज्यादा मुश्किल है वो इतने सारे पॉइंट्स याद करना, जिसका तरीका मैंने आपको बताया कि इनको समराइज करके इजी करके याद करें। अच्छा जी, पेपर की प्रेजेंटेशन मैटर करती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। आंसर, कीवर्ड्स, मैंने बताया कि आप में से अभी भी अगर वास, मलीहा, अब्दुल्ला, उमैस, अब्दुल्ला, अहमद, अहमद, एहसन, अली, अली, अमीर, आमना, ईमान, हाशिर, इकरा, जिले, हुमा, अगर आप सब आज भी सॉल्यूशंस लिखे ना लॉ के, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आप देखेंगे आपका सॉल्यूशन नहीं लिखा जा रहा होगा आपसे। ठीक है, तो इसीलिए बहुत सारे लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको लगता है यार बिजनेस लॉ ये तो बड़ा आसान है, कंसेप्चुअल है, हमने मुझसे एग्जांपल्स नहीं, बुक में एग्जांपल्स पढ़ी, बात खत्म। आंसर तो हमें सारे ठीक आते होते हैं, लिखना किसी किसी की बस की बात होती है। ठीक है जी, बिल्कुल ये क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल होते हैं। नहीं, ये 60 मार्क्स में नहीं भाई, 50 से नीचे नीचे पे फेल करता है। 50 आते ही बहुत कम के ना, वो स्ट्रिक्ट मार्किंग करते हैं कि जब तक, ऑब्वियसली वो बढ़ा देगा कि भाई जिसका जितना ज्यादा, और उसको बढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ती ना। अक्सर बच्चों ने प्रैक्टिस ही नहीं किए होते सवाल हाथ से लिख के, उनसे वैसा नहीं लिखा जा रहा होता सोल्यूशन जी। अच्छा जी, ये जूम की नोटिफिकेशन आ गई, इसको मैं साइड पे कर दूं। अच्छा जी, अच्छा शारिया, इसके लिए आप सिर्फ ये करें, आप शारिया सिर्फ ये करें कि खुला खुला लिखा करें, स्पेसेस ज्यादा डाला करें, और जितना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे रोजाना जल्दी लिखने की, क्योंकि पेपर में हमें जल्दी जल्दी लिखना होता है, फिर कीड़े निकल रहे होते हैं। तो जितना आपका स्टैमिना होगा और जितना जल्दी लिखने की आदत होगी उतना आपका अच्छा पेपर लिखा जाएगा। जिले उमा ने लिखा अगर सिलेक्टिव स्टूडेंट्स 200 हैं तो फिर जिले उमा वो मार्किंग इतनी स्ट्रिक्ट करेगा कि सिर्फ 150-200 पास होंगे। जी मलिहा, कीवर्ड्स यूज करते हैं। ऐसा एग्जाम्स में काउंटिंग एरर की प्रोबेबिलिटी नहीं, बहुत ही कम है। अकाउंटेंट्स हो गए, काउंटिंग एरर बहुत ही कम। आज से शुरू करने लिखने का पेपर 10 क्वेश्चन अगर लिखते हैं, 10 लिखने की जरूरत नहीं है, 3 अच्छी तरह से, मोहम्मद अली 3 अच्छी तरह से, 10 की जरूरत नहीं। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी। 3 जो लिखने हैं ना, वो देखने के सोल्यूशन से कितने मिलते जुलते हैं। ठीक है जी, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव पास्ट पेपर्स, और एमसीक्यूज के लिए आपकी बुक में भी एमसीक्यूज काफी है, मोर देन एनफ प्रैक्टिस। अच्छा, सुहेब ने अब बड़ा अच्छा सवाल पूछा, सुहेब ने पूछा, और अभी इससे अच्छा एक और सवाल जो हमने डिस्कस करना है कि जी किस सीक्वेंस में याद करें। तो बच्चों ये अंडरस्टूड नहीं है कि हम हमेशा किताब को गिवन सीक्वेंस में चैप्टर 1 से लेकर आखिरी चैप्टर तक याद नहीं करेंगे। अभी मैं वो भी डिस्कस करती हूँ, ये बात बीच में ही रह गई। अच्छा जी, मैं बुक खोलूं ताकि मुझे एंड पे ये बात याद रहे, सिंस वी आर ऑलमोस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा जी, मैं अभी जवाब देती हूँ आपके सारी क्वेरीज का। तो सुहेब ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा जो कंपनी लॉ से ज्यादा रेलेवेंट है, लेकिन बिजनेस लॉ में भी कुछ लोगों को मसला आता है। और मसला क्या है जी? मसला ये है
कि थ्योरी याद नहीं रहती। इसका बेस्ट तरीका तो ये होता है कि मैंने बच्चों से हमेशा बार बार उनको यही बताया है कि जब आपकी क्लासेस शुरू होती है ना, अगर आपने अभी इस मरतबा ये गलती की है तो अगली मरतबा नहीं करनी। अगली जो भी थ्योरी आप पढ़ेंगे, अभी काफी सब्जेक्ट्स रहते हैं थ्योरी के, एक मरतबा तैयारी कभी नहीं करनी थ्योरी की फरवरी में या अगस्त में। थ्योरी जैसे न्यूमेरिकल रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, थ्योरी कम से कम 3 मरतबा याद करेंगे, आखिरी चौथी रिविजन होगी तो पेपर में चीजें याद रहेंगी। ठीक है जी। मोहम्मद अली मैं भी बताती हूँ। तो थ्योरी रिटेंशन का बेस्ट तरीका ये है कि पहली बात तो ये कि ये बात याद रखें कि वैसे तो आमतौर पे आपको टेस्ट में चीजें भूल जाती हैं, लेकिन जब आप फरवरी में बहुत फोकस तैयारी करते हैं तो इंशाल्लाह आपको चीजें याद रहेंगी। फिर मैंने मेंशन किया कि इस मरतबा छुट्टियां ज्यादा हैं, मॉक्स देकर आखिरी हफ्ते में दोबारा रिविजन करें, यू हैव एम्पल टाइम। इस मतलब सब्जेक्ट भी आधा हो गया तो यू, और सिलेबस भी कम है, यू हैव एम्पल टाइम टू रिवाइज। कम से कम एक मरतबा याद करें फरवरी में, उसको रिवाइज करें मार्च में अच्छी तरह और फिर पेपर दें। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कि 4 मरतबा, अब इस मरतबा तो नहीं हुई, कोई बात नहीं, अभी भी उम्मीद पे दुनिया कायम है। अभी भी इस मरतबा अल्लाह ने आपको चांस दिया है कि आप अभी अच्छी तरह तैयारी करें फरवरी में, उसके बाद दोबारा उसको एक मरतबा रिवाइज करें अच्छी तरह से, मोर देन एनफ। ठीक है जी। मलिया 100% लीगल प्रोविजन हम नहीं लिख सकते, थोड़ी बहुत अपनी वर्डिंग चल सकती है, लेकिन लीगल वर्ड्स को, रेमेडीज को, ब्रीच को, वैलिड को, वॉइड को, वॉइडेबल को, वॉइड और वॉइडेबल में फर्क है, नहीं मिक्स करना। ठीक है। जिले उमा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि एक चैप्टर प्रिपेयर करें और उसके 3 पास पेपर्स कर लें, क्या ये काफी है? नहीं, ऐसे नहीं करना। आपने आज जो भी टॉपिक याद किया है, आया कि आपकी बुक में उसके कोई ना कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, उसी वक्त चैप्टर एंड होने का इंतजार नहीं करना, उसका कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसी वक्त करें। और अगर कोई इलिस्ट्रेशन है तो इलिस्ट्रेशन में भी ना छोटा सा सफा लिख के, वो जो एग्जांपल्स आती है ना बीच में, कुछ एग्जांपल्स तो 1 लाइन की होती हैं, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। अगर थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड वाली एग्जाम्पल है तो उसके शुरू में एक सफा रखें, थोड़ा सा या हाथ रखें उस एग्जाम्पल के ऊपर, थोड़ी सी एग्जाम्पल पढ़ी और फिर सोचा कि इसका सोल्यूशन बाकी जो उसमें लिखा हुआ है उस जैसा है या नहीं। ठीक है। तो अगर कोई प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं उस टॉपिक के, उसके एग्जांपल्स आपने एक मतलब पढ़ लिए हैं, टॉपिक खत्म हो गया, उसके बाद जितना भी आपने याद किया, वैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर तो हैं ही छोटे छोटे, तो एक एक दिन में खत्म हो जाएंगे। ठीक है। तो आप उसी वक्त उसकी एग्जाम्पल का दोबारा आंसर लिख के देखें। जी ईमान, एमसीक्यूज वैसे आएंगे जैसे बुक के अंदर है। ठीक है। सिनारियो बेस्ड एमसीक्यूज भी हैं बुक के अंदर। जी मोहम्मद अली, मैंने सिनारियो प्रेजेंट करने का आपको तरीका बताया कि पहले आप लॉ की प्रोविजन लिखें कि जी फॉर एग्जांपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की ये प्रोविजन लगती है इस सिनारियो के ऊपर, ये फलाना सिनारियो का सवाल है, कंसिडरेशन ऐसे हो सकती है कि नहीं हो सकती फॉर एग्जांपल। और फिर नीचे आप उन पार्टीज का नाम लिखें जो सिनेरियो में है कि जी मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ ये ट्रांजैक्शन की, फिर मिस्टर वाई के साथ ये की, तो दोनों तीनों में से कौन ठीक है। ठीक है। तो पहले आप लॉ को डिस्कस करें और फिर अपना कंक्लूजन, और सिनेरियो में कंक्लूजन में उन पार्टीज का नाम लिखें। अच्छा जी। नहीं, ऐसा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में कभी भी 100% किसी भी थ्योरी के पेपर में सिवाय एमसीक्यूज के, व्हिच इज एन ऑब्जेक्टिव सवाल, उसमें हमेशा 1 नंबर होगा या आधा होगा। ठीक है। लेकिन उसके अलावा कभी भी थ्योरी के किसी भी पेपर में, क्योंकि आपका आंसर 100% सेम नहीं हो सकता, तो कभी भी 100% मार्क्स नहीं होते। जी सुहेब, ऐसे ही है, लेकिन रट्टे का सवाल कम ही आएगा, ज्यादा सिनेरियो बेस्ड आएगा। जी अमीर ने पूछा कि कौन सी बुक से प्रेपरेशन करें। तो जी आप सर आतिफ आबदी की किताब से, जैसे उन्होंने मेंशन किया, आप उससे कर सकते हैं, आप सर आसिफ की किताब से कर सकते हैं। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में तो फिर भी समरी की जरूरत होती है। मतलब सर आतिफ आबदी, जब मैं बचपन में पढ़ती होती थी सी फैप में, कैफ में तो नहीं, सी फैप में इन्होंने पहली मरतबा समरीज और नोट्स बनाने शुरू किए थे, तब हम पढ़ते होते थे। लेकिन ना टू बी ऑनेस्ट, आप अगर बिजनेस लॉ के भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर उठाए ना, अब तो उसने इतने सिंपल एक एक लाइन के कर दिए हैं कि अब तो मेरे ख्याल से आपको समरी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। तो प्रेफरेबली आप आईकैट की किताब इसलिए पढ़ें क्योंकि इसमें साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन और साथ ही एग्जाम्पल्स, अगर उनकी किताब में है तो आप वहां से कर लें, वरना आप बेहतर ये है कि यहीं पे साथ ही एग्जाम्पल्स पढ़ें, साथ ही प्रैक्टिस क्वेश्चन किए, क्योंकि अक्सर सवाल एग्जाम्पल्स में से याद आते हैं, या प्रैक्टिस क्वेश्चन कोई थोड़ा सा चेंज करके वो सवाल बना देते हैं।
तो प्रेफरेबल ये है कि आप यहीं से पढ़ें। कुछ नंबर देगा अहमद, लेकिन ये हो नहीं सकता कि लॉ गलत लिखा हो और कंक्लूजन ठीक हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि लॉ की वर्डिंग गलत है तो फिर ऑब्वियसली नंबर मिलेंगे। जी अब आते हैं, अवैस ने जैसे पूछा, आखिरी 10 मिनट रह गए, अब ये डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये बात याद रखें, जैसे मैंने शुरू में डिस्कस किया, कि कभी भी मतलब मुझे हैरानगी होगी कि अभी इस मतलब मैंने कैफ का आखिरी ऑडिट भी मैं पढ़ाती हूँ, तो एक बच्चे ने मुझे बताया कि मैं पेपर भी सीक्वेंस में सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन 1 से लेकर 10 पे जाना। कभी ये गलती नहीं करनी भाई। अभी जिक्र किया कि जो आपके साथ जिस तरह से जंग करने आ रहा है, आपने भी उसी हथियार से तैयारी करनी है। ये ना आप तलवार लेके बैठे हैं वहां से टैंक का एक बड़ा सा गोला आगे सामने से। तो पहली बात ये इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले उसकी ग्रिड। जी आखिरी दिन की रिवीजन के लिए मोहम्मद अली माइंड मैप्स आप हेल्पफुल हो सकते हैं आखिरी दिन की रिवीजन में, ठीक है। लेकिन पहले शुरू से आपने माइंड मैप से तैयारी नहीं करनी, पहले आपने किताब से तैयारी करनी। तो जैसे मैं डिस्कस कर रही थी कि भाई ग्रिड किसी भी टॉपिक की, ठीक है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह इस मतलब मैं भी मैथ्स किताब लिखने की कोशिश करती हूँ। जी बिल्कुल मलिहा, ये तो नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही सिंपल जुबान इस्तेमाल करें, ऐसे प्रोफेशनल टेक्निकल टर्म्स हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में आंसर नहीं लिख सकते। यूसुफ सिर्फ नई किताब में से आएगा। खुशखबरी है कि पुरानी किताब में जो ज्यादा चीजें लिखी हुई थी उनमें से कुछ भी नहीं आना, सिर्फ जो इस किताब में थोड़ी सी चीजें आपने अगर पिछली पढ़ी हुई है तो आपको पता होगा कि ये वाली तो बहुत ही छोटी हो गई है। जी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मूसा में दोबारा उस तरफ आती हूँ। नहीं मैं FL 1 और 2 फिलहाल नहीं पढ़ाती शादिया, शायद कभी। अच्छा टेस्टिंग लेवल 3 का क्या मतलब है? मुबशर टेस्टिंग लेवल्स का मतलब होता है लेवल ऑफ डिफिकल्टी, ठीक है। जी अहमद, कभी कभी जब मेरा दिल करे तो मैं फिजिकल भी पढ़ा देती हूँ, लेकिन यूजुअली खासतौर पे मैं अवॉइड ही करती हूँ। कभी मैं ऑडिट या लॉ कभी कभी पढ़ा देती हूँ फिजिकल भी पैक के अंदर। सी फैक्ट तो भी मैं, अच्छा चले मैं ये सारी ख्वाहिशें नोट कर लेती हूँ आप सबकी, तो इनशाल्लाह इन ड्यू टाइम, अब जितना टाइम मेरे पास रह गया ना, अब हम फोकस करते हैं जी चैप्टर वाइज जाने पर, ठीक है। ठीक है ताशमीन, इस पे काम करती हूँ मैं। आप मुझे बता दें आपने क्या पढ़ना है मेरे से, तो मैं पहले से इनको बता देती हूँ मैंने वो पढ़ाना है। अच्छा जी चले, तो सबसे पहले बच्चों ऑडिट और कॉस्ट। तो ऑडिट मैं फिजिकल पढ़ा दूंगी, मैं आजकल पढ़ा रही हूँ, एक सेशन मैंने पढ़ाया है। और कॉस्ट जो है ना वो ऑनलाइन में मैं रिकमेंड करूंगी, मिस हमारा बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, मेरी बेस्ट फ्रेंड भी हैं। आप उनसे पढ़ेंगे ना तो आप भूल जाएंगे सब कुछ, आपने कहना है मिस मुझे से अकाउंटिंग कोई नहीं पढ़ाता, ठीक है। अच्छा जी इंशाल्लाह। अच्छा जी अब काम की बात कराते हैं। तो जैसे मैंने जिक्र किया, ग्रेड सबसे इंपॉर्टेंट है, और अगर आप ग्रेड देखें सिलेबस की इस मरतबा बिजनेस लॉ की, तो आप देख रहे हैं हमेशा अब्दुल्ला पुरानी बुक का चैप्टर 1 और न्यू बुक का चैप्टर 1 सेम नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो आपने न्यू बुक से करना सब कुछ, न्यू बुक से कम पढ़े ना, क्यों पुरानी किताब उठा के ज्यादा पढ़ना आपने, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आप ग्रिड देख रहे हैं बच्चों अपने सामने। पहले पेपर का ना एक बहुत एम लॉ का तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला होता था ना, क्या फॉर्मूला था? 50 नंबर का पेपर था, 15 उसमें से MCQ आ जाते थे, ठीक है। जी इंशाल्लाह उमेश, तो 15 उसमें से MCQ आ जाते थे, बाकी बहुत ही आसान 5 नंबर का चैप्टर 1 से आ रहा था, 20 नंबर का पक्का सवाल आता था किसमें से, पार्टनरशिप में से, 10 नंबर का, 10 नंबर का निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में से। तो 15 और 25 40 नंबर तो यही हो जाते थे, 10 नंबर में आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं से भी उठा लें, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से ही 2-3 चैप्टर्स थे, बेलमेंट एजेंसी और इंडेमनिटी गारंटी के, सेट फॉर्मूला होता था, ठीक है। जी अहमद, मैं भी आपको चैप्टर 1 की जुगाड़ भी बताती हूँ, चैप्टर 1 वाकई याद नहीं होता, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहली बात ये कि चैप्टर 1 याद नहीं होता, और इसमें से कम 5 नंबर हमेशा आते थे जब 50 नंबर का पेपर था। तो आप खुद ही देखें कि उसने अब इसकी वेटेज इंक्रीज कर दिया है, दिस इज
5 से 8, मतलब 5 नंबर का अगर वो सवाल पूछ लेता है और 1-2 उसके एमसीक्यूज दे देता है, इस तरह से वो 8 नंबर का टेस्ट करता है। अब मसला क्या है, हमेशा ये सवाल पेपर में आना होता है, लेकिन बच्चों की जान जा रही होती है, तो आपने सिलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, यू हैव एम्पल टाइम, लेकिन आपने ये चैप्टर सबसे एंड में तैयार करना। अब इसमें से याद क्या नहीं आ रहा क्या नहीं हो रहा होता, और जो सबसे डिस्करेजिंग है, मतलब तैयारी के शुरू में कोई मुश्किल चीज आ जाए ना तो बंदा कहते हैं यार ये क्या सब्जेक्ट है, ये कौन करेगा। तो इसमें सबसे बड़ी कसूरी, अगर आपने नोट किया हो चैप्टर 1 में, कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन पे अब वो फेवरेट उसका सवाल है आजकल, वो देते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 और 4 में जो लिखा है वो बता। और पार्ट 3 और 4 में भी 3-4 चीजें लिखी होती हैं, फंडामेंटल राइट्स और प्रोविंसेस का ये और फेडरेशन का ये। तो कॉन्स्टिट्यूशन मैं अपने बच्चों को क्लास में कैसे याद कराती हूँ, मैं पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। मैं कहती हूँ जी 1 दिन में या 2 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं याद करती, इसको बनाने में इतने साल लगे थे तो याद करने में भी बहुत साल लगेंगे। तो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 6-7 दिनों में तैयारी करनी है, अगर चैप्टर 1 की लॉ की जितने भी दिनों में आपने तैयारी करनी है, आप रोज कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट याद करें। बाकी चैप्टर 1 में इतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन पॉइंट्स काफी ज्यादा हैं। सेनेट क्या करती है, प्रेसिडेंट क्या क्या कर सकता है, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, तो आप इसको पार्ट्स में डिवाइड करके याद करें, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन को तो खास तौर पे नहीं याद करना इकट्ठे, और इस चैप्टर को सबसे एंड पे तैयार करना है। क्यों? ये सबसे ज्यादा टाइम लगा के बंदे का सबसे ज्यादा दिमाग खराब करके 5 नंबर मिलते हैं, कोई है भला बात करने वाली, ठीक है। तो आपने इस सीक्वेंस में नहीं करना, आपने इसको एंड पे तैयार करना, एंड पे तैयार करें ताकि एंड पे रिवीजन भी जल्दी से इसकी हो जाए, बात खत्म। अच्छा जी, अब इसके बाद मैंने आपको पहले बताया कि पहले 10 नंबर पार्टनरशिप के आते थे और अच्छा, ताशफीन कह रहे हैं कि मुझे चैप्टर 1 सबसे आसान लगता है, वो इसलिए क्योंकि ताशफीन आपको इंटरेस्ट है नेशनल अफेयर्स के अंदर, बिकॉज यू लाइक द सेनेट एंड पार्लियामेंट, मतलब आपको पसंद है, इसका मतलब है। तो जिसको पसंद है वो पहले कर सकता है, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो बाद में रखें। अच्छा जी, उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप उसका फेवरेट टॉपिक है, और उसमें से पहले 10-10 नंबर का आता है, अब आई एम एक्सपेक्टिंग चले 15-15 नंबर का वो कर ले, ठीक है। और मूसा खोल के जरूर देखना है, 5 नंबर वो छोड़ने नहीं है, एक एक नंबर से पास होना है हमने। अच्छा, उसने 50 बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करने देने हमें, तो आपने आसान नंबर इस चैप्टर के उठाने हैं आपने पेपर में, जरूर आएगा। अच्छा जी, अब निगोशिएबल और पार्टनरशिप ये भी दोनों लंबे तो अब नहीं रहे जितने पहले होते थे, ना ही मुश्किल है। निगोशिएबल लंबा लगता है, लेकिन अगर आप देखें और निगोशिएबल में कभी भी सेक्शन 1 पहले नहीं याद करना। निगोशिएबल में सबसे पहले जो 3 उसके आसान पार्ट्स हैं, प्रॉमिसरी नोट की एसेंशियल्स, सेम एसेंशियल्स है तकरीबन बिल ऑफ एक्सचेंज के, सेम एसेंशियल्स है चेक के, ये 3 करेंगे तो चैप्टर खत्म। फिर सेक्शन 1 और चेक्स किस किस तरह से क्रॉस होते हैं, फिर सिर्फ ये रह जाएगा। तो आपने पहले इसके आसान पार्ट्स करने हैं, और आपको प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ भी करना आना चाहिए, पेपर में कभी कभी गलतियां निकालनी है, ड्रॉ करना भी आता है, ठीक है जी। जिले हुमा मैं भी बताती हूँ, लास्ट 3 चैप्टर्स में से जरूर आएगा, क्रैमिंग अच्छी करनी है, लेकिन मैंने आपको बताया वो बहुत ज्यादा पॉइंट्स हैं उन चैप्टर्स में, उनको सिंप्लीफाई करके याद करें। सेम उसकी लैंग्वेज नहीं करनी, अगर उसने 4 लाइनों की एक पॉइंट लिखा ना आर्बिट्रेशन का, उसको सिंप्लीफाई करके उसमें से एक्स्ट्रा चीजें काट के उसकी 4 लाइनें बना लें। पहली लाइन में वो ये बता रहा है कि इवन नंबर अगर है तो ऑड नंबर नहीं है तो एम्पायर है तो इतने अरसे के अंदर फैसला कर ले, उसको सिंप्लीफाई करें, ठीक है। एज इट इज नहीं याद करना जी। न्यूली एडेड चैप्टर्स में से स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आएगा अभी, मोर और लेस। अच्छा जी, अब ये मैंने आपको बता दिया कि पहले आपने पार्टनरशिप से शुरू करें, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पर जाएं, ये आपके जरूर आएंगे और पेपर में ज्यादा मार्क्स के आएंगे। और ये करने के बाद आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आपको लगेगा कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब शुरू हुआ और कब खत्म हुआ पता नहीं चला, क्योंकि नेगोशिएबल और पार्टनरशिप पे थोड़ा टाइम लगता है, और क्योंकि पेपर में ज्यादा मार्क्स के आने हैं, ये पहले कर लें ताकि फिर आपको ये बस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रह गया, ठीक है जी। ताशफीन मैं इसीलिए कह रही हूँ कि वो जो थोड़ा सा अजीब है ना, उसको पहले करने की कोशिश करें, क्योंकि वो थोड़ा सा अजीब काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, उसके बाद आप ग्रेड में देख रहे हैं कि उसने 30 to 35 मार्क कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स के ऊपर दिए,
और फिर उसने ग्रिड के पार्ट सी में, सादिया ये तो आपको मिस फरा बेटे बता सकती हैं, रिकॉर्डिंग आई एम श्योर आपको मिल जाएगी, ठीक है। मोहम्मद अली मैंने तो 2 का ही सुना है, लेकिन प्रेफरेबली अगर 3 दे सकते हैं तो 3 दे दें भाई, ठीक है, जितनी जल्दी कैप कर सकते हैं कर लें। तो जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 60 मार्क्स वो शो कर रहा है, सॉरी 50 मार्क्स वो शो कर रहे हैं ऑलमोस्ट, 20 से 25 मतलब हम 20 पे रहते हैं एसेंशियल्स के और 25 नंबर तकरीबन परफॉर्मेंस के। तो एसेंशियल्स का मतलब है चैप्टर नंबर 6 से पहले पहले 2, 3, 4, 5, ठीक है जी। यूसुफ ये रेलेवेंट है, मैं भी बताती हूँ इसका जवाब, ठीक है जी। मोहम्मद अली जरूर दें, 3 दें, ठीक है, बहुत टाइम है इसमें तैयारी का। अच्छा जी, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल्स में मैंने आपको बताया कि चैप्टर 2, 3, 4, 5 तक है, फिर जो परफॉर्मेंस है 6, 7, 8 पार्टनरशिप से पहले पहले एजेंसी तक, वो परफॉर्मेंस के अंदर है, उससे सिर्फ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। और तो बहुत मुश्किल सवाल नहीं आएंगे, उसके पास भी बहुत खजाना नहीं है सवालों का, वही पुराने पुराने सवाल, ठीक है। फिर अदर बिजनेस लॉज में पार्टनरशिप है, और उसके बाद नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और आपके आखिरी 3 चैप्टर्स हैं। अब इसकी वेटेज उसने 52, पता नहीं 52 उसके दिमाग में कहां से आया, यूजुअली वो राउंडेड फिगर्स में देता है, तो ये लिखा हुआ तो 50 मार्क्स का है, और आप यकीन करें कि इसमें से तकरीबन 50 नंबर का, इन 50 मार्क्स से ज्यादा कहीं पूछा जाएगा, या कम से कम 50 मार्क्स का इन आखिरी टॉपिक्स में से, ठीक है जी। इंशाल्लाह काशफीन, ठीक है सुएब, इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो जी ये मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने जिले हुमा टेस्टिंग लेवल 1 हो या 2 या 3 हो, हमारी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि वी डोंट केयर, ठीक है। हमें टेस्टिंग लेवल 3 वी डू नॉट केयर अबाउट इट, ये लिखे हुए ना टेस्टिंग लेवल्स T1, T2 प्रोफिशिएंसी लेवल्स भी आपके लिखे हुए हैं, T3 आखिरी 3 चैप्टर्स में से लिखा हुआ है, इट डजंट मैटर, ठीक है। ये जो उसने अपने लिए उसने नीचे लिखा हुआ है T3 में, आप देख रहे हैं कि स्किल क्या है, कम्युनिकेट क्लियरली एंड कंसाइजली, क्योंकि जो उसने खुद भी इतना लंबा लॉ लिखा हुआ है ना, उसे खुद भी नहीं पढ़ा जाना, तो उसने लिखा है कंसाइजली हमें बता दें कि इन 3 चैप्टर्स में क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और T2 में आप देख रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग यानी सिनेरियो बेस्ड, और T1 जो है वो रिसर्च और इंटीग्रेशन और एनालिसिस में लिखा हुआ तो है, लेकिन T1 का मतलब है सबसे आसान सवाल, ठीक है जी। मोहम्मद अली अदर बिजनेस जो 50 मार्क्स है उसमें पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स और आखिरी 3 चैप्टर्स हैं। मेरी आप सबसे दरखास्त होगा कि पहले यही चैप्टर्स करें, क्योंकि एक तो पेपर में आने ज्यादा नंबर के हैं, दूसरे ये ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपको ये ना लगे कि आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आराम आराम से कर रहे हो, कि ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बड़ा मजा आ रहा है तैयारी करने का, और बाद में आप देखेंगे हाथी अभी उधर ही है और 2 में निकल गई, ठीक है। तो आप पहले हाथी को निकालें और एंड पे 2 में छोड़ दें। सुहेब ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, आपने ना सुहेब प्रैक्टिस करनी है। मेरी एक और बच्ची है क्लास में, बहुत लाइक ऑडिट की क्लास में, लेकिन शाय है थोड़ी, तो इंटरव्यू में और वैसे भी रियल लाइफ में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। आप रोज अपनी रिकॉर्डिंग करके आपने रोज एक तकरीर लिखनी है, जिस मर्जी आपने अकेले में किसी के सामने नहीं करनी, ताकि आप डिस्करेज ना हो, और इतना कॉन्फिडेंस पैदा करना है कि फिर आपको कोई भी कहना तकरीर करने का, घर वालों को आपको चुप कराना पड़ेगा, यार तकरीर नहीं करनी, ठीक है। तो ये आप और आप कर सकते हैं, हर बंदा कर सकता है, हर बंदे को किसी ना किसी चीज पे बोलने का शौक होता है। आपको जो भी चीज पसंद है, आपने 5 उस पर तकरीरें लिखनी है, कि ये सब ऐसी तकरीर लिखनी है कि आपने शेयर किसी से ना करें बेशक, इफ यू डोंट वांट टू, लेकिन तकरीर लिखनी है ताकि आपको बोलने का शौक पैदा हो, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट 3 चैप्टर्स में डेफिनेशंस नहीं पूछेगा अहमद, लास्ट 3 चैप्टर्स में काफी सारे पॉइंट्स हैं जो वो पूछेगा, कि कंपटीशन में क्या नहीं करना, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में कौन कौन बंदा क्रिमिनल एक्टिविटीज कर रहा है। नहीं, ऐसा न्यू बुक में जो लॉज है उसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं आए, और अगर आए भी तो वो अगले 6 महीने पे एप्लीकेबल होंगे, ठीक है इंशाल्लाह। सो ये आप सबकी भी ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच फॉर योर दुआज, और मेरी भी सबसे बड़ी दुआ आपके लिए ये है, और मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि ये भी बड़ा जरूरी है कि आप पेपर पास करें,
लेकिन अल्लाह में आपको दोनों दुनिया में कामयाब करे। तो जब आपने पेपर, एक चीज जो मैं सब लोगों से बार बार दुआ करती हूँ कि प्लीज ये मत दुआ किया करें कि अल्लाह मियां मेरे सारे पेपर पास कर, ठीक है। आपने हमेशा ये दुआ करनी है कि अल्लाह मियां जो आपके लिए बेहतर है उसमें आपके लिए आसानियां करें, इस दुनिया में भी और अगली दुनिया में। जी सोएब, आपके लिए भी मैं जरूर दुआ करूंगी। मैं आपसे पूछूंगी भी अगर बाद में आप मेरा नंबर ले सकते हैं इस तरह से कि आपने वो तकरीरें लिखी कि नहीं लिखी छुट्टियों में। अच्छा अच्छा जी। काफी सारे सवाल आ गए हैं। अच्छा ये बहुत ज्यादा एकदम से सवाल आ रहे हैं, तो मैं ये कुछ लोग जो अगर जाना चाहते हैं वो जा भी सकते हैं, जिनको लगता है कि उनको सब कुछ पता चल गया। यूसुफ ने पूछा एमसीक्यूज की क्या टेक्निक है। एमसीक्यूज की बहुत आसान टेक्निक है। एक तो एमसीक्यू आराम से पढ़ना है, क्योंकि कभी कभी उसने नॉट का पूछा होता है, हम फौरन से पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि यार ये जो जो हमें समझ लगता है ना एमसीक्यूज में हम जल्दी करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, जल्दी में पढ़ते हैं। एमसीक्यू आराम से पढ़ना है। और कभी कभी वो इस तरह के जवाब देते हैं कि सारे ही मिलते जुलते लग रहे होते हैं, तो उसमें आप एलिमिनेशन मेथड, आपको जो सबसे कम लग रहा है ना आप वो करें, वरना एमसीक्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जो भी एमसीक्यू होगा आप प्रैक्टिस करेंगे सामने आपके आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो जितने ज्यादा यूसुफ आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आसान हो जाएंगे। अहमद, मैंने आपको अभी बताया बेटे, सबसे पहले चैप्टर्स आप करें पार्टनरशिप, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, आखिरी 3 चैप्टर्स, और उसके बाद आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे आए और एंड में आप चैप्टर 1 करें। मोहम्मद अली, बहुत आराम से मिल जाएगी, दुनिया में ढूंढने के से तो खुदा भी मिल जाता है, इंशाल्लाह आपको फर्म भी मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगी, ठीक है। एमसीक्यूज का यूसुफ आई होप आपका आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, सुहेब आपका नंबर मैं सरा दे देंगी, अभी मैं सबके साथ नहीं शेयर करती। जी पहले लास्ट चैप्टर्स करें फिर। जी बिल्कुल मोहम्मद अली, जरूर मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी, ठीक है जी। तो इसके बाद में अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मिस फरा को भेज सकते हैं। यूसुफ एमसीक्यू में पूरा आंसर नहीं लिखना, ठीक है। तो वो तरीका आपको एक्सप्लेन कर देंगे पेपर से पहले ना। पूरा पूरा एमसीक्यू दोबारा नहीं लिखना होता। जी इंशाल्लाह अहमद, इंशाल्लाह फिजिकल भी पढ़ाऊंगी ऑडिट। चलें जी, बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह में आपको आपको भी दोनों दुनिया में कामयाब करे, हम सबके लिए आसानियां करे। और बहुत ही अच्छी अटेम्प्ट है ये पेपर पास करने के लिए। डरना है, ठीक है, लेकिन जैसे कोरोना के बारे में आपने सुना था ना कि डरना है लेकिन लड़ना भी है, ठीक है। तो डरना कोई बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, डरे कुछ बात, ठीक है। और डरने के साथ साथ आप ये भी कहना कि यार देखी जाएगी फिर जो होगी, ठीक है। चलें जी, मुझे भी बहुत मजा आया आज। मैं भी छुट्टियों में मिस कर रही थी, क्लासेस नहीं हो रही, बड़े दिनों से मेरा दिल कर रहा था। तो आज मुझे, आपको भी नजर आ रहा होगा कि मुझे खुद भी बड़ा मजा आता है पढ़ाने का। तो आज मुझे भी बहुत मजा आया, ठीक है जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू मिस फरा। और मिस फरा प्लीज दूसरी क्लास के लिए आप मुझे रिमाइंडर दे दीजिएगा कि मैंने नोट्स उनके साथ शेयर करने हैं ऑडिट के लिए। डेली सेशन कर लिया करूँ, ठीक है मूसा, हो गई डील। चलें जी, खुदा हाफिज।